तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज जो है हम सेकंड यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के एमसीक्यूज करेंगे। राइट, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ दिस लॉ। ए मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, जैसा हम 12th क्लास से जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स होता है। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, it will travel in the direction of applied electric field. The direction of magnetic field is in the plane perpendicular to direction of motion of charge. अगर वो चार्ज जो है पॉजिटिव है तो वो हमेशा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है आपने उसकी डायरेक्शन में चलेगा। राइट, और जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, The time rate of flow of charge across a conductor is called as electric current. एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। The magnitude of magnetic induction B at a point at a distance r from the current carrying conductor varies inversely as the square of the distance of point from the current carrying wire. तो जैसा हम जानते हैं कि जब वो करंट कंडक्टर में फ्लो करेगा तो वो कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मुझे किसी पॉइंट P पर जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी डिस्टेंस पर है, राइट, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उस पॉइंट का कंडक्टर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं पॉइंट का करंट कैरिंग वायर से तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। राइट, मान लीजिए मैं डिस्टेंस डबल कर देता हूं तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उस पॉइंट पर 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। राइट, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। When magnetic field produced by a current carrying conductor is applied in a medium that tends to magnetize it, then this external field is called as magnetizing field or magnetic field intensity at a point in the medium. आमतौर पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क नहीं समझ पाते हैं। राइट, जब हमें 12th में इसको पहली बार बताया जाता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो है कि आपने उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात किया। मान लीजिए किसी मीडियम में, राइट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है और इस मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी है कि वो उस मीडियम को मैग्नेटाइज कर सकता है, उस मीडियम को मैग्नेटाइज कर सकता है डिपेंडिंग कि वो मीडियम या वो सब्सटेंस किस तरह का है। वो उसको डायमैग्नेटिक भी बना सकता है, वो उसको पैरामैग्नेटिक भी बना सकता है, वो उसको फेरोमैग्नेटिक भी बना सकता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए स्ट्रेंथ बहुत हाई चाहिए। राइट, तो ये एक हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया हुआ है किसी भी सब्सटेंस पर या किसी भी मीडियम पर जो जिसकी टेंडेंसी है कि वो उसको मैग्नेटाइज कर सकता है। राइट, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। राइट, जिसके अंदर क्षमता होती है किसी भी पदार्थ को मैग्नेटाइज करने की, यही H कहलाता है। राइट, और जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा उसके अंदर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी। अब वो ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ फील्ड में भी करा सकती है मैग्नेटिक डायपोल का और अपोजिट भी करा सकती है। ठीक है, तो अगर वो मैग्नेटिक डायपोल का ओरिएंटेशन, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में कराएंगी तो डायामैग्नेटिक होगा, सेम डायरेक्शन में कराएंगी तो पैरा होगा, स्ट्रांगली कराएंगी तो फेरो होगा। राइट, तो वो नेचर सब्सटेंस की डिपेंड करता है। तो जो नेट फील्ड आ रहा है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी के कारण उस पदार्थ का अपना वो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है बी। राइट, तो बी और एच में ये फर्क है कि एच जो है वो मैग्नेटाइज करता है किसी पदार्थ को और बी जो है मैग्नेटाइज होने के बाद जो उस पदार्थ का अपना फील्ड होता है, राइट, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और लगाया गया फील्ड कितना था, क्योंकि बी जो है वो म्यू एच के बराबर होता है। क्लियर? सो इफ म्यू इज द magnetic permeability of the medium and H is the magnetic field intensity at a point in the medium, then magnetic induction B at that point in the medium is given as B equal to mu H. Clear? तो ये B और H का एक फर्क है।
बी जो है उसका अपना फील्ड होता है जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी उस मीडियम की डिपेंड या उस सब्सटेंस की बेस पर आता है एच के बाद, एच के लगाने से, राइट। और एच वो फील्ड होता है जो उसको मैग्नेटाइज कर रहा है, राइट, बाहर से लगाया गया फील्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर, when a current carrying conductor is passing through a bounded surface that is enclosed by a closed path, a magnetic field is generated along the closed path. Now एम्पियर ने कहा कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी बाउंडेड सरफेस से पास करेगा, जिस बाउंडेड सरफेस को एक क्लोज पाथ ने घेरा हुआ है, तो उस करंट कैरिंग वायर के कारण उस क्लोज पाथ के चारों तरफ अलोंग, राइट, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, राइट। The line integral of magnetic induction along a closed path is mu times the magnitude of net current passing through the bounded surface enclosed by that path. अगर मुझे इस पाथ के चारों तरफ जो मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो गया है उसको निकालना है, कितना है वो, तो मैं उसका लाइन इंटीग्रल बोलता हूँ, टोटल निकाल रहा हूँ तो लाइन इंटीग्रल होगा उस मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन किसी एक पॉइंट पे आता है, पूरे क्लोज पाथ पे नहीं निकाला जाता है, वो किसी पॉइंट पे निकालते हैं, फिर एक में एलिमेंट्री लाइन डीएल लेते हैं, फिर हम पूरे पाथ के लॉन्ग निकालते हैं, तो इसलिए लाइन इंटीग्रल शब्द आ रहा है। पूरे पाथ के लॉन्ग अगर हमें निकालना है, राइट, तो वो जो है हमेशा म्यू टाइम्स, अगर मान लो फ्री स्पेस ना लेके कोई अन्य मीडियम है जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू है, और अगर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट कह सकते हैं, म्यू नॉट टाइम्स उस करंट के होगा जो उस बॉन्डेड सरफेस से पास कर रहा है, जिसको उस पाथ ने घेरा हुआ है, जिस पाथ के लॉन्ग ये मैग्नेटिक इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक इंडक्शन का जनरेट हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो ये एम्पियर का नियम है, तो इसको मैथमेटिकली, ये हमारा पहला एमसीक्यू है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एक्सप्रेस्ड एस, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग ए क्लोज पाथ, ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ठीक है। ये म्यू नॉट टाइम्स होता है नेट करंट के, टोटल करंट शब्द से अच्छा नेट करंट शब्द होता है, क्योंकि हो सकता है करंट रिवर्स भी आ रहा हो, तो हमें नेट करंट निकालना होता है, ठीक है। मान लीजिए 2i करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और i करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो नेट करंट हो जाएगा 2i माइनस i। तो टोटल करंट से अच्छा है नेट करंट जितना उस बॉन्डेड सरफेस से फ्लो कर रहा है जिसको उस क्लोज पाथ ने घेरा हुआ है, राइट, जिस क्लोज पाथ के अलोंग ये मैग्नेटिक इंडक्शन का हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दैट नेट करंट। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के क्या नियम हैं, रूल्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So the direction of magnetic field intensity generated by a straight current carrying conductor is determined by right hand thumb rule. अगर मुझे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिया गया है, राइट, जो कि बिल्कुल लंबा है, सीधा स्ट्रेट, राइट, और उस करंट, उस कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं ऐसे सिचुएशन में राइट हैंड थंब रूल का यूज करता हूं। तो राइट हैंड थंब रूल याद रखिए, हमेशा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल ऑफ फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये नियम ये कहता है कि अगर मैं अपने सीधे हाथ को, राइट, सीधे हाथ में करंट कैरिंग वायर को रखूं इस प्रकार से कि मेरा अंगूठा जो है वो करंट की दिशा में हो, तो जो मेरी उंगलियां हैं, चारों उंगलियां, उनकी जो दिशा होगी, ठीक है, मुड़ने पर, क्योंकि उन्हें मैंने मोड़ रखा है, मैंने अपनी मुट्ठी में वायर रखा हुआ है, तो मेरी उंगलियां भी मुड़ रही होंगी चारों, तो मेरी उन चारों उंगलियों की जो दिशा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, यानी कि वो गोल आएगा घूमता हुआ वायर के चारों तरफ, राइट। तो अगर करंट है ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड की बात कर रहे हो, और अगर करंट है नीचे की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। Now the direction of magnetic field intensity generated by a current carrying circular coil is determined by right hand palm rule. अगर मुझे ऐसे करंट कैरिंग कॉइल जो कि सर्कुलर है शेप में, राइट, स्ट्रेट नहीं है, अब सर्कुलर कॉइल की मैं बात कर रहा हूं, और उस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट के कारण मुझे किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं निकालता हूं राइट हैंड पाम रूल से।
According to this rule, if we stretch our right palm in such a way that the current points in the direction of thumb, then direction perpendicular to palm represents the direction of magnetic field intensity. इस नियम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर मैं अपने राइट पाम को, हथेली को, सीधी हथेली को इस प्रकार से स्ट्रेच करूं कि मेरा अंगूठा जो है वो करंट की दिशा में हो, तो इस हथेली के परपेंडिकुलर, आप एक पेन रख के देख लो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हथेली के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, राइट। Hence direction of magnetic field is always along the axis of current carrying circular coil. इसलिए current carrying circular coil की जो एक्सिस होती है, एक्सिस भी तो परपेंडिकुलर ही होती है कॉइल के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमेशा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के अलोंग होती है, राइट। और ये इस नियम से दी जाती है जिसको कहा जाता है राइट हैंड पाम रूल। इफ करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द फेस ऑफ द कॉइल रिप्रेजेंट द साउथ पोल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। तो जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा था इंटरनल में, राइट। तो ये कहता है कि जैसे आपने अपने हथेली, सीधे हथेली को आपने स्ट्रेच किया और अंगूठा जो है करंट की दिशा में है, तो अगर ये करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो एक बार हथेली को उल्टा करो, क्लॉकवाइज तो तब फ्लो करेगा जब हथेली उल्टी है, ठीक है, अंगूठा देखो क्लॉकवाइज आ जाएगा घड़ी की दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस समय जो आदमी उसे फेस कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो साउथ पोल बनेगा। और देखो अगर पेन रखते हो तो उल्टी हथेली होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की दिशा में जा रहा है, तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर तो ऊपर है ना, ऑब्जर्वर तो उसे देख रहा है हथेली को, तो मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर जा रहा है। अब रिवर्स काम करके देखो, अगर मैं अपनी हथेली को सीधा रखूं, उल्टा ना करूं, तो अंगूठा आएगा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। जब अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज में आएगा तो हथेली के ऊपर पेन रखो, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर की दिशा में, और ये नॉर्थ पोल होता है, राइट। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस फेस में नॉर्थ पोल बनेगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। तो वही हमने कहा है, इफ करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the face of the coil represents the south pole and direction of magnetic field is away from the observer. If current flows in anti-clockwise direction, the face of the coil represents the north pole and the direction of magnetic field is towards the observer, right? तो इस प्रकार से हम राइट हैंड पाम रूल से किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के केस में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को निकाल सकते हैं, जो कि हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है। और अगर वायर स्ट्रेट है तो उस केस के लिए हम निकालते हैं उससे राइट हैंड थंब रूल से। नाउ अब आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट हैंड थंब रूल। फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, राइट, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, अलोंग एक्सिस ऑफ कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कॉइल की एक्सिस के अलोंग होती है। For a current carrying circular coil, the direction of magnetic field is given by, right? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए हमेशा राइट हैंड पाम रूल से दी जाती है। नाउ बात करते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ऑब्जर्व दैट व्हेन ए कॉइल is subjected to a time varying magnetic field and induced electromagnetic force or an induced electric field is generated along the closed path of the coil, राइट। ये आपने 12th में भी एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मैं कोई कॉइल ले रहा हूँ, कॉइल क्या है, सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, उस कॉइल के नजदीक कोई मैग्नेट में लेके आ रहा हूँ या उससे मैं दूर कोई मैग्नेट को लेकर जा रहा हूँ, दोनों केसेस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आप जो है चेंज कर रहे हैं। तो एरिया कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ से चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, ओवरऑल बात ये है, ठीक है। तो जब भी आप जो है मैग्नेटिक फील्ड जो किसी करंट, जो किसी सर्कुलर कॉइल से चेंज करेंगे टाइम के साथ, तो अगर उस सर्कुलर कॉइल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या एक वोल्टेज जो है वोल्टेज या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। तो यहां से हम इस तात्पर्य से निकल रहे हैं कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। क्लियर है? मैक्सवेल ऑब्जर्व दैट व्हेन एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम और वैक्यूम इज सब्जेक्टेड टू ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने ठीक इसका रिवर्स देखा, उसने पाया कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक या वैक्यूम मीडियम में हम कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं
तो डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम मीडियम में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड सो लॉन्ग द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहता है जब तक लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा हो। When applied electric field become constant or static, the magnetic field vanishes. जब लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है या स्टैटिक हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाता है। तो यहां से हम इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, जो मैक्सवेल ने पाया वो ये पाया कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और माइकल फैराडे ने पाया कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। रिवर्स चीजें हैं, ठीक है। Now, in order to explain this magnetic field, we assume a hypothetical current to be flowing in dielectric or vacuum called as displacement current. इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने माना कि कोई हाइपोथेटिकल करंट डाइलेक्ट्रिक या वैक्यूम में फ्लो कर रहा है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है, अनलाइक दी कंडक्शन करंट, द डिस्प्लेसमेंट करंट डू नॉट इन्वॉल्व मोशन ऑफ चार्ज, एग्जिबिट्स नो हीटिंग इफेक्ट। राइट, तो जैसा कि हमारे कंडक्शन करंट जो वायर में फ्लो करता है, जिसे हम 11-12 से जानते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, उसे हम हमेशा चार्ज फ्लो के रूप में लेते हैं, और उस करंट से हमेशा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वायर हमारा गर्म होता है। I2R पावर लॉस होता है, V2/R डिवाइसेस में होता है, घरों में पावर हमने खूब 11-12 में निकाली है। ठीक है, तो हम उसको जो है हीटिंग इफेक्ट से जोड़ते हैं। लेकिन ये जो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये कंडक्शन करंट की तरह से ना तो मोशन ऑफ चार्ज को इन्वॉल्व करता है, इसमें किसी भी प्रकार के चार्ज का मोशन नहीं होता है, क्योंकि ये वैक्यूम में है। आप खुद समझ रहे हैं, वैक्यूम में इस करंट को माना है आपने, और वैक्यूम में चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये मोशन ऑफ चार्ज के इक्विवेलेंट नहीं होता है, और ना ही इससे कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। याद रखिए, इसकी ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साधारण वाले करंट से डिफरेंट है। However, displacement current contributes to magnetic effect similar to conduction current. लेकिन इस displacement current की conduction current से समानता ये है कि ये भी चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, जैसे कि conduction current दिखाता है। The magnitude of displacement current is negligibly small in the case of good conductors. ये जरूरी नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम में ही जनरेट हो। अगर आप गुड कंडक्टर्स में भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो ये उनमें भी जनरेट हो सकता है, लेकिन उसमें इसकी मैग्नीट्यूड बहुत बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, जीरो नहीं मान सकते, बट जीरो अप्रोक्सीमेट जीरो जितना ही होता है, कम, बहुत कम। ये अगर आपको ऑब्जर्वेबल है तो ये तभी होगा जब लगाई गई फील्ड की फ्रीक्वेंसी कंडक्टर में करीब 10⁻15 हर्ट्ज तक हो जाए, राइट, जो कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। उस समय जाकर के ये ऑब्जर्वेबल होगा, अदरवाइज ये कंडक्टर में ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। कंडक्टर में हम सिर्फ कंडक्शन करंट को ही मानते हैं। Now Maxwell suggested a modification in Ampere's law because the latter only considered the magnetic effect due to conduction current. ये conduction current आएगा यहाँ, conduction current flowing in the resistive part or the internal circuit, but did not appreciate the magnetic effect due to a displacement current generated in the external circuit till the circuit is exposed to a टाइम वेरिंग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मेन चीज क्या है कि मैक्सवेल ने माना कि ये जो एम्पियर का सिद्धांत है, एम्पियर ने जो सर्किटल लॉ दिया है अपना, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एम्पियर ने केवल मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कंडक्शन करंट के कारण लिया हुआ है, जो कंडक्शन करंट किसी वायर या किसी भी सर्किट के इंटरनल पार्ट, जो रेजिस्टिव पार्ट होता है, उसमें फ्लो कर रहा है। लेकिन किसी भी सर्किट के एक्सटर्नल पार्ट में या जो कैपेसिटिव पार्ट है उसमें फ्लो करने वाले करंट को उसने कंसीडर नहीं किया है मैग्नेटिक इफेक्ट को निकालते हुए। समझ रहे बात को? उसने केवल उस करंट को कंसीडर किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट केवल उस करंट का लिया है जो इंटरनल सर्किट या रेजिस्टिव सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन did not appreciate the magnetic effect due to a displacement current generated in the external circuit. लेकिन इसने उस इफेक्ट को नहीं कंसीडर किया है, डिस्प्लेसमेंट करंट के से मैग्नेटिक इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है, केवल कंडक्शन करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट को कंसीडर किया है। ये वो डिस्प्लेसमेंट करंट है जो किसी सर्किट के एक्सटर्नल पार्ट या कैपेसिटिव पार्ट में जनरेट हो रहा है, और ये सर्किट में तब तक रहेगा जब तक वो सर्किट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, जब तक आपने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है। आगे बात समझ में? ये मैक्सवेल ने कहा था कि एम्पियर के नियम में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट को कंसीडर नहीं कर रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए, ये केवल मैग्नेटिक इफेक्ट को
कंडक्शन करंट से जोड़ रहा है, जो कि इंटरनल सर्किट इंटरनल सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने वाले डिस्प्लेसमेंट करंट को ये नहीं कंसीडर करना है। So hence Maxwell proposed modified Ampere-Circuital law that takes into consideration the magnetic effect caused by displacement current generated in the external circuit. इसलिए मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सटर्नल सर्किट में जनरेट हो रहा है उसके कारण से भी मैग्नेटिक इफेक्ट को हमें कंसीडर करना होगा और एम्पियर के नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। क्लियर? तो ये है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ आप इसके एमसीक्यू कर सकते हो। ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अकॉर्डिंग टू, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। उससे जो है ये हमारा जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अकॉर्डिंग टू, सो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग है। हालांकि फैराडे का नियम है मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में भी अगर एरिया कांस्टेंट है तो फ्लक्स का चेंज फील्ड के चेंज होने से ही माना जा रहा है, समझ रहे हैं, और उसके चेंज से ही वोल्टेज और उसके चेंज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स और वर्क और फोर्स वाला रिलेशन है ना, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो जब वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। The current produced in vacuum or dielectric when it is subjected to time varying electric field is called, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। Which of the following property is shown by displacement current, तो बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट दिखाता है कंडक्शन करंट की तरह से। मोशन ऑफ चार्ज इसमें नहीं होता है, हीटिंग इफेक्ट इसमें नहीं होता है। Which of the following properties are not exhibited by displacement current, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, तो बी नहीं दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है इसमें, सी नहीं दिखाएगा, मोशन ऑफ चार्ज नहीं होता है इसमें, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। इन गुड कंडक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नेग्लिजिबली स्मॉल। गुड कंडक्टर्स में होता तो है ये, लेकिन बहुत बहुत कम। ठीक है, केवल इसको महसूस आप डाइलेक्ट्रिक या वैक्यूम में कर सकते हो। नाउ कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट डेंसिटी। जितना कंडक्शन करंट किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा होता है उसको कंडक्शन करंट डेंसिटी कहते हैं। If sigma is the conductivity of a conducting medium subjected to applied electric field E, the conduction current density is expressed as sigma E। ये मैं ओम्स लॉ से लाया हूँ, वो मैं डेरिवेशन नहीं करना अभी फिलहाल इसका, आप समझ लो डायरेक्टली। अगर किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी सिग्मा है और उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया हुआ है, तो उस कंडक्टर के से जो फ्लो होने वाली कंडक्शन करंट डेंसिटी है वो हमेशा सिग्मा E दी जाती है, राइट। The magnitude of displacement current flowing normally through a unit cross-sectional area of a medium is called as displacement current density। किसी भी मीडियम से, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक हो, वैक्यूम हो, राइट, इवन कंडक्टिंग मीडियम भी, राइट, उसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है, नॉट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फ्लो करता है जब उसको आप टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहते हैं। इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्प्लेसमेंट करंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक सेकंड में लगाया गया फील्ड कितना बदल रहा है। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है ये। ना हम कुछ एमसीक्यू कर सकते हैं। द कंडक्शन करंट डेंसिटी J इज एक्सप्रेस्ड एज, तो अभी मैंने बताया ऑप्शन ए करेक्ट है, सिग्मा E होगा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, E इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। The displacement current density J is expressed as, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, एप्सिलॉन डी बाई dt। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा अगर फ्री स्पेस ले रहे हो, कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है तो ये एप्सिलॉन डी बाई dt होगा, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट होता तो यहाँ एरिया से गुणा हो जाती, एप्सिलॉन ए डी बाई dt। ए को अंदर ले लो तो E डॉट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो एप्सिलॉन डी फाई E बाई dt हो जाता, ठीक है।
नाउ ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में, तो व्हेन ए चार्ज लीक्स आउट थ्रू ए बॉन्डेड वॉल्यूम enclosed by a closed surface, the volume charge density of the charged bonded volume changes with time. सीधी सी बात है, जब कोई चार्ज किसी बॉन्डेड वॉल्यूम से, जो बॉन्डेड वॉल्यूम के अंदर वो है, ठीक है, उससे लीक करके किसी क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है जिसने उस बॉन्डेड वॉल्यूम को घेरा हुआ है, तो उस बॉन्डेड वॉल्यूम की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, वो टाइम के साथ चेंज कर रही होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, the net charge flowing out of closed surface through the bonded volume is equal to the negative time rate of decrease of charge in the bonded volume enclosed by that surface. Equation of continuity कहती है कि जितना भी करंट, ठीक है, इस क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है, ये हमारा जो शब्द होगा ये चार्ज नहीं होगा, ये करंट होगा, नेट करंट, ठीक है, जितना नेट करंट हमारा बाहर आ रहा है उससे, क्लोज सरफेस से, नेट करंट, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जो ये कहता है कि जितना भी नेट करंट हमारी क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है जिसने उस बॉन्डेड वॉल्यूम को घेरा हुआ है, वो उतना ही है जितना एक सेकंड में चार्ज उस बॉन्डेड वॉल्यूम में कम हो रहा है। सीधी सी बात है, चार्ज जितना कम होगा उतना ही करंट आएगा, क्योंकि करंट एक सेकंड में आने वाला चार्ज होता है। तो कह रहा है कि जितना भी करंट उस क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा होता है जिसने उस बॉन्डेड वॉल्यूम को घेरा हुआ है, वो उतना ही है जितना उस बॉन्डेड वॉल्यूम में मौजूद चार्ज एक सेकंड में कम हो रहा है। इसलिए नेगेटिव साइन लिया है, ताकि आप ये कह सको कि चार्ज के बल पर करंट बढ़ रहा है। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है। क्लियर? The charge leaking out per unit time will flow as conduction current in the conductor passing through the closed surface enclosing the charged bonded volume, and as a result of time varying volume charge density in the bonded volume, a time varying electric field intensity is generated in the region. ठीक है, ये जो चार्ज जो है क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम इसको कंडक्शन करंट कहेंगे, ठीक है। और ये कंडक्शन करंट जो है हमारी क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है जिसने उस बॉन्डेड वॉल्यूम को घेरा हुआ है, जिसमें वो चार्ज है, ठीक है। और उस चार्ज के टाइम के साथ डिक्रीज होने से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टाइम के डिक्रीज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, समझ रहे हैं, वो भी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है या चेंज कर रही है। क्लियर? उस रीजन में, किस रीजन में? जिस रीजन में चार्ज है। दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट टू डिस्प्लेसमेंट करंट इन द बॉन्डेड वॉल्यूम। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस बॉन्डेड वॉल्यूम के अंदर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि चार्ज बाहर आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ घट रही है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के घटने के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है बॉन्डेड वॉल्यूम में, वो भी चेंज हो रही है टाइम के साथ। क्लियर हो रही है बात? नाउ आप जानते हो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। तो इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो उस बॉन्डेड वॉल्यूम में जनरेट कर रहा है। तो कंडक्शन करंट तो क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है, ठीक है, उसके बाहर आने से चार्ज कम हो रहा है, चार्ज के कम होने से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंज डिक्रीज कर रही है, उसके डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, और उसके डिक्रीज या टाइम वेरिंग होने से डिस्प्लेसमेंट करंट बॉन्डेड वॉल्यूम में बन रहा है। ऐसे समझो। क्लियर हो गई बात? Now the total current density is thus equal to the sum of conduction current density flowing through the conductor passing through the closed surface enclosing the charge bonded volume and displacement current density generated in the bonded volume। इस प्रकार से जितनी भी टोटल करंट डेंसिटी है वो दो करंट डेंसिटियों का सम होगा। एक तो होगा कंडक्शन करंट डेंसिटी जो कि उस क्लोज सरफेस से कंडक्टर में फ्लो कर रही है, ठीक है। कंडक्टर तो क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है ना, वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस कंडक्टर से क्लोज सरफेस से बाहर आ रही है। और दूसरा वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी के सम होगा, इन दोनों करंट डेंसिटीज का सम होगा। एक तो कंडक्शन करंट डेंसिटी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो कि उस बॉन्डेड वॉल्यूम में बन रही है जिसको उस क्लोज सरफेस ने घेरा हुआ है। समझ में आ गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो, दोनों का सम है तो टोटल करंट डेंसिटी इन दोनों का सम होगी।
नाउ व्हेन चार्ज इज नॉट लीकिंग, अब एक अनदर केस है, ये तो बात कर दी मैंने, जब चार्ज लीक कर रहा है तो हमें इन दोनों करंट डेंसिटीज को जोड़कर टोटल करंट डेंसिटी की बात करनी होगी। समझ में आ गया? सेकंड केस क्यों ले रहे हैं? मॉडिफाइड लॉ अभी आप पीछे से पढ़ के आ रहे हो। टाइम वेरिंग फील्ड है तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर चार्ज लीक ना कर रहा हो तो क्या होगा। व्हेन चार्ज इज नॉट लीकिंग आउट थ्रू द बॉन्डेड वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉन्डेड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर चार्ज जो है वो बॉन्डेड वॉल्यूम से लीक ना करके क्लोज सरफेस से बाहर ना आ रहा हो, ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बॉन्डेड वॉल्यूम की वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक, दैट रिजल्टेड इन अ कांस्टेंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, स्टैटिक होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, तो इसका यही इंडिकेशन है कि चार्ज बाहर नहीं आ रहा है। भाई चार्ज अगर बाहर नहीं आ रहा है बॉन्डेड वॉल्यूम से, क्लोज सरफेस से निकलता हुआ बाहर नहीं आ रहा है बॉन्डेड वॉल्यूम में जो चार्ज है, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो स्टैटिक फील्ड अगर है, समझ रहे हैं, बॉन्डेड वॉल्यूम के अंदर अगर आपने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, स्टैटिक फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड है, तो volume charge density is constant, thus the current is not flowing out of the closed surface, and this is in agreement with Gauss law in electrostatics। यही तो गॉस लॉ है भाई जो तुमने 12th में पढ़ा है। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज का केस हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो कि सीधी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। क्लियर हो गई? नाउ वी कैन डू सम न्यूमेरिकल एमसीक्यू ऑन दिस। Now ये है the equation of continuity is based on, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, then if J is the total current density, then in region with static field, ठीक है, the equation of continuity is expressed as, static field के केस में कोई भी करंट क्लोज सरफेस एस से बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जीरो है, टोटल करंट डेंसिटी जीरो है, तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, डाइवर्जेंस जे इक्वल टू जीरो। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एग्री कर रही है, उससे एग्रीमेंट में है। ठीक है, नाउ दूसरा केस, इफ जे इज द टोटल करंट डेंसिटी फ्लोइंग आउट ऑफ ए मीडियम विद कंडक्टिविटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, टोटल करंट डेंसिटी J वो इन दोनों करंट डेंसिटीज का सम होगा। ये कंडक्शन करंट डेंसिटी है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, तो डाइवर्जेंस J इक्वल टू सिग्मा ई कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस एप्सिलॉन डी बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, नाउ मैक्सवेल की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। द स्टेशनरी चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी चार्ज जो स्थिर है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स होता है। फॉर ए पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज इन द बॉन्डेड वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो अलोंग द रेडियस आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। अगर चार्ज जो स्थिर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो रेडियस के अलोंग, ठीक है, चलेंगी और उस क्लोज सरफेस एस से बाहर आएंगी, आउटवर्ड आएंगी। ठीक है, the total number of electric lines of force passing through a closed surface is called electric flux। ठीक है, जितना ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस से बाहर आ रही हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बाहर आएंगी, नेगेटिव है तो अंदर जाएंगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को किसी भी क्लोज सरफेस से होती है, जितनी फोर्सेस बाहर आ रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही हैं, उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। Now the magnitude of electric flux passing through the closed surface is proportional to volume charge density in the bonded volume enclosed by that surface। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस एस से बाहर आ रहा है, जो कि हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी भी क्लोज सरफेस एस से बाहर आ रही हैं, वो इस बात के प्रोपोर्शनल होती हैं
कि उस क्लोज सरफेस एस के अंदर जो बॉन्डेड वॉल्यूम है उसमें उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा आएगा और ये कम होती है तो कम आएगा. दिस सिग्निफाइज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट रिप्रेजेंट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. मैंने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, यहीं से यही गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सिग्निफाई करता है जो ये मैंने बताई है बात आपको, और यहीं से मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन डेवलप होती है, जनरेट होती है. ठीक है, वो हम ही देख लेंगे क्या इक्वेशन है वो. नाउ दूसरी इक्वेशन कैसे जनरेट हो रही है. एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंस्टिट्यूट अ करंट लूप विच इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एटम में, तो एक ऐसा लगता है जैसे कोई करंट लूप हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूव इज लाइक ए करंट, राइट. तो इट लुक्स लाइक ए करंट लूप. नाउ आप जानते हो कि जो भी करंट लूप होता है उसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है, तो एक इस तरह से बिहेव करेगा, मान लीजिए ये कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल हो. ठीक, hence when a magnetic substance is break into infinite small parts of the order of atom, the substance will retain its magnetic property on the atomic scale. अगर आप किसी भी सब्सटेंस को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे एटम तक भी ले जाओगे तो भी वो मैग्नेटिक रहेगा, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं खोएगा. क्योंकि जैसे मैंने एटम से बात शुरुआत की है कि एटम में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो एक करंट लूप की तरह से होता है, जिसको एक हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं. यहीं से हम अपनी बात को कह रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से किसी भी पदार्थ को छोटे से छोटे टुकड़ों तक, एटम से छोटा तो कुछ नहीं होता, वहां तक भी ले जाओगे तो भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, वो मैग्नेट बना रहेगा. ठीक है, द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. जहां से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल यानी कि सिंगल पोल कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर नॉर्थ पोल है तो उसके साथ साउथ पोल जरूर होगा. नॉर्थ पोल अकेला जीवन दुनिया में नहीं हो सकता है, साउथ पोल अकेला नहीं हो सकता है, राइट. ये इसी बात से निष्कर्ष आया भाई, एटम तक पहुंच गए, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों है, क्योंकि करंट लूप में दोनों होते हैं. अभी मैं पीछे वाली बात भी पढ़ाई थी, तो मैं करंट कैरिंग वायर से आ रहा हूँ चला के, पीछे जो स्लाइड दिखाई थी, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों केस बताए थे आपको, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल. तो ये दोनों हैं, तो इसका मतलब डाइपोल है, तो मोनोपोल कभी नहीं होगा. एटम तक भी डाइपोल है. ठीक है. नाउ the magnetic lines of force are directed from north pole towards south pole, while the direction of magnetic dipole moment is from south pole to north pole inside magnet, resulting in continuous nature of magnetic lines of force. ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये आपको पता है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं. और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आता है मैग्नेट के अंदर. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नेचर में कंटिन्यूअस होती हैं, राइट. वो ब्रेक्स में नहीं आ सकती हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं. क्योंकि नॉर्थ पोल से देखो साउथ पोल तो बाहर की तरफ चली गई और अंदर की तरफ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आ रही है मैग्नेट के अंदर, राइट. तो ये शो कर रहा है ये कंटिन्यूअस है नेचर में. Thus, number of magnetic lines of force entering the closed surface is equal to the number of magnetic lines of force leaving the closed surface. यही कारण होता है कि अगर हम किसी क्लोज सरफेस की बात करें तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक तरफ से घुस रही होंगी उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरी तरफ से उसको लीव कर रही होंगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है नेचर में. तो यहां से ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, राइट, वो जीरो होता है. और यही हमारी गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स को सिग्निफाई करता है, जो कि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है. क्लियर हो गया इनकी बेस ये बने कैसी है, फर्स्ट एंड सेकंड. नाउ ये हमारा एमसीक्यू है. मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ. तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में ऑप्शन ए करेक्ट है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है. मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ. तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है. नाउ बात करते हैं मैक्सवेल की थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन. तो when a circular conductor is subjected to time varying magnetic field and induced EMF is generated along the closed path of circular coil if the circuit is open and an induced current is generated along the closed path if circuit is closed. सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल सर्कुलर लूप ले रहे हैं, राइट, और उस सर्कुलर लूप को हमने एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वो